वेलकम प्यारे बच्चों टू द क्विक रिवीजन सीरीज अगेन। बेटा आज हम लोग कौन सा टॉपिक रिवाइज करने चल रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। बच्चों इसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक्स वाई की वेलोसिटीज कैसे निकलती हैं, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, ये होते क्या हैं और इन पर एंगल का क्या डिपेंडेंस है, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन को ही कितने फॉर्म में हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट्सेट्रा ये कैसे वेरी करते हैं, वेलोसिटीज़ के ग्राफ्स कैसे हैं, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी, वाई एक्सिस की वेलोसिटी एट्सेट्रा। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट पर अगर पूछ लिया जाए, कब ये पता चलता है कि पार्टिकल बॉल अपने इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चल रही है, अगर हम किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करें किसी टावर से तो उसको कैसे स्टडी करते हैं, अगर हम किसी बॉल को इंक्लाइंड प्लेन पर फेंकें नीचे से ऊपर चाहे ऊपर से नीचे तो हम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट एट्सेट्रा कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल यानी ग्राउंड या इंक्लाइंड प्लेन पर। हम आखिरकार अगर एंगुलर मोमेंटम मांग ले क्वेश्चन एग्जामिनर तो कैसे करेंगे, हम अगर पूछ लिया जाए कि किसी बॉल को ज़मीन से फेंका गया और रास्ते में कोई दीवार टकरा गई जहां उसका इलास्टिक कोलिजन हुआ तो बॉल कहां जाके गिरेगी एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग आज कवर करने चल रहे हैं। हम लोग आज के इस लेक्चर में ये पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, तो बेटा स्टे ट्यून्ड। पूरा चैप्टर देखना है, पूरा वीडियो देखना है, उसका नोट्स बनाना है, कंप्लीट रिवीजन करके इस चैप्टर को बिल्कुल परफेक्ट कर लेना है, तैयारी को एकदम बेस्ट कर लेना है। शुरू करें। प्रोजेक्टाइल मोशन या टू डायमेंशनल मोशन, बेटा जैसा शब्द से ही जाहिर है कि इसमें बॉडी एक साथ दो एक्सिस पर चल रही है, यानी जैसे किसी बॉल को ज़मीन से फेंका तो बॉल ऐसे पैराबोलिक पाथ लेते हुए ज़मीन पर आई, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब ये जो मोशन है ये दो एक्सिस पर एक साथ हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल यानी ग्राउंड के पैरेलल और एक ग्राउंड के परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल। तो बेटा एक चीज़ तो आप ध्यान रखो जो कि पूरी फिजिक्स में आपके काम आ जाएगी कि अगर कोई बॉडी एक समय पर एक से ज़्यादा एक्सिस पर चल रही हो तो एक समय पर आप एक एक्सिस को कंसिडर करो और जितनी आपकी काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस थी यानी जो v = u + at एट्सेट्रा उनको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे रखो। क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे हम लोग जानते हैं v = u + at रिलेशन होता है ना, तो बस करो क्या, इसको x एक्सिस पर ले लो, यानी इसमें जो वेक्टर्स हैं वो x एक्सिस के डायरेक्शन में ले लो। s बराबर ut + हाफ at स्क्वायर होता है ना, तो बेटा इसमें क्या करो, एक्सीलरेशन का कंपोनेंट x डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। तीसरा फॉर्मूला अपने पास क्या होता है बोलो, v² = u² + 2as, तो इनको भी x एक्सिस पर ले लो। यानी बस तुम्हें करना ये है कि एक समय पर बेटा एक एक्सिस को देखो और उस एक्सिस के वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करो, जो काइनेमेटिक्स के बेसिक फॉर्मूले हैं उनको उस डायरेक्शन में अप्लाई कर दो। जैसे तुमने यहाँ पे बेटा x के लिए लिखा, बिल्कुल वैसे ही y एक्सिस के लिए भी लिख सकते हो अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन में चल रही है तो। चलो अब देखो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, बॉल को तुमने यहाँ से ऐसे तिरछा फेंका और ये एक ऐसे पैराबोलिक पाथ लेते हुए वापस ज़मीन पे आती है। तो बॉल को यहाँ से फेंका मान लो कुछ वेलोसिटी u से, ये एंगल थीटा है, तो इधर बेटा इसका कंपोनेंट कौन सा, u cos थीटा यानी x एक्सिस पर, और इधर कंपोनेंट कौन सा, u sin थीटा यानी y एक्सिस पर। तो बेटा ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी कौन सी एक्सिस बोलो, y एक्सिस। तो किसी भी इंस्टेंट अगर हमें वेलोसिटी निकालनी पड़े तो बेटा हम क्या करते हैं, x के डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन मौजूद ही नहीं है, इसलिए x की वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट मेंटेन रहेगी। यानी x की वेलोसिटी आप किसी भी जनरल टाइम पर भी लिखोगे तो वो वही रहेगी u cos थीटा। बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि x के डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता। लेकिन y एक्सिस की बात करें बेटा, इस चीज़ को ऐसे ध्यान रखो कि ये वेलोसिटी जिम्मेदार है इसे ग्राउंड के पैरेलल चलाने के लिए और ये वेलोसिटी जिम्मेदार है इसे ज़मीन से ऊपर या वापस ज़मीन पे लाने के लिए।
तो वर्टिकल वेलोसिटी अगर किसी टाइम पर लिखोगे, यानी वी वाई अगर किसी टाइम पे बेटा आप लिखोगे, तो वो u साइन थीटा, ग्रेविटी नीचे की तरफ है इसलिए माइनस जी टी। किसी भी जनरल इंस्टेंट पर अगर हमें वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में दिखाना पड़े या हमें स्पीड को दिखाना पड़े, तो हम वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर लेकर के उसकी स्पीड को निकाल लेंगे। किसी भी जनरल इंस्टेंट पर वेलोसिटी को बेटा आप हमेशा टेंजेंट दिखाओ। वर्टिकल वेलोसिटी जैसे जैसे बॉल ऊपर उठती जाएगी घटती जाएगी, यानी ये अगर इस समय वेलोसिटी वेक्टर है, इसके अगर आप दो कंपोनेंट तोड़ोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहेगा जो शुरू में था, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा टाइम का। वर्टिकल कंपोनेंट पहले घटता जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर पहले 40 रहा हो तो 40 30 घटते घटते जब बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर आएगी तब वो वेलोसिटी सिर्फ रह जाएगी कौन सी, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। फिर जब बॉल नीचे उतरेगी तो वही ग्रेविटी जो पहले उसे अपोज कर रही थी जब तक बॉल ऊपर जा रही थी, अब वो उसको सपोर्ट करेगी और बॉल नीचे की तरफ आएगी। किसी भी इंस्टेंट वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट पर खींच करके लोगे और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वर्टिकल वेलोसिटी पहले पॉजिटिव रहेगी, घटते हुए बेटा क्या हो जाएगी, ज़ीरो। कब हो जाएगी ज़ीरो, जब बॉल अपने किस पॉइंट पर हो, मैक्सिमम हाइट पर हो। और उसके बाद जब बॉल नीचे उतर रही होगी तो यही वर्टिकल वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। जितने एंगल से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया होगा, बॉल उतने ही एंगल से उतनी ही स्पीड से जब वापस ज़मीन पे आएगी तो स्ट्राइक करेगी, टक्कर मारेगी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जिम्मेदार है बेटा इसको आगे ले जाने के लिए, ये वेलोसिटी जिम्मेदार है इसको ज़मीन से ऊपर ले जाने के लिए, एंड सो ऑन। बच्चों जब आप इसमें ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला बनाते हो इसी इक्वेशन से, यानी आप जब इक्वेशंस बनाते हो तो क्या लिखते हो, x बराबर u cos थीटा इंटू टी, यानी किसी जनरल टाइम पे, और y एक्सिस यानी ज़मीन से ऊंचाई, उसको आप क्या लिखते हो किसी जनरल टाइम पे, u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यानी ये वर्टिकल वेलोसिटी के कारण वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। चूँकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन मौजूद ही नहीं है, इसलिए ये रिलेशन मिल गया बेटा हम लोगों को। जब हम t की वैल्यू को पुट कर देंगे x अपॉन यू कॉस थीटा, तो हमारे पास ट्रेजेक्ट्री का बेटा एक फॉर्मूला आ जाएगा, क्या, x tan थीटा आगे माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये किसकी इक्वेशन है, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, इसलिए आप ये कहते हो कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इसी ट्रेजेक्ट्री को लिखने का बेटा एक फॉर्मूला और होता है, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ट्रेजेक्ट्री को लिखने का एक तरीका, एक फॉर्मूला ये भी होता है। ट्रेजेक्ट्री मतलब पार्टिकल बॉल किस रास्ते से चलते हुए जा रही है। मतलब अगर हमारे पास x और एंगल वगैरह हो तो हम ये निकाल सकते हैं कि बॉल किस समय कितनी ऊंचाई पर होगी। बेटा जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिम्मेदार है बॉल को ग्राउंड के पैरेलल चलाने के लिए, वर्टिकल वेलोसिटी जिम्मेदार है उसे ज़मीन से ऊंचा ले जाने के लिए। तो आप इन दोनों का कम्बिनेशन कर लोगे तो आपको ये कंबाइंड मोशन मिल जाएगा, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन मिल जाएगा। बॉल को वापस ज़मीन तक आने में कितने का समय लगा बेटा, उसको आप क्या बोलते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या फॉर्मूला होता है, 2u साइन थीटा बाय जी, या इसी को बेटा आप लिख सकते हो क्या, 2u अपॉन जी। यू वाई मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। मैक्सिमम हाइट, बेटा ज़मीन से इस बॉल की मैक्सिमम हाइट यानी कि अधिकतम ये ऊंचाई, ये कितने की है, इसके लिए वर्टिकल वेलोसिटी जिम्मेदार होगी, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बेटा लिख सकते हो, या इसी को क्या लिख सकते हो, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। आप देख सकते हो कि t और h ये दोनों ही साइन के फंक्शंस हैं। इसका मतलब अगर आपने ये फिक्स कर लिया कि बॉल को हमें 10 मीटर पर सेकंड से फेंकना है, 20 मीटर पर सेकंड से फेंकना है, तो एंगल पर ही डिपेंड करने लगेगा। जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाओगे वैसे वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ये दोनों बढ़ती जाएंगी। और ये वैल्यू मैक्सिमम कब हो जाएगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लो। और थीटा की वैल्यू बेटा जब आप 90 डिग्री लोगे तो ये आएगा 2u बाई जी, ये आएगा u स्क्वायर बाई 2g। यानी अगर
थीटा 90 होने का मतलब देखा जाए इस फिगर के मुताबिक, तो थीटा 90 होने का मतलब बेटा क्या हुआ कि आप उसे ऐसे वर्टिकल फेंकोगे, तो ये तो प्रैक्टिकली बॉल थ्रोन अप वाला कंसेप्ट आ जाएगा जो लीनियर मोशन का होता है। यानी बेटा कंसेप्ट क्या निकल के आया कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन वाले फॉर्मूले से जो बॉल थ्रोन अप वाला कंसेप्ट है वो वाले फॉर्मूले है वो भी निकाल सकते हो। रेंज क्या होती है बेटा, यहाँ से इस जगह तक पहुँचने में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो रेंज को आप लिख सकते हो, कई फॉर्मूले हो सकते हैं उसके, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी जितनी देर में बॉल नीचे आई उतना देर में वो कितना आगे ट्रांसलेट कर गई, एक फार्मूला ये हो सकता है। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ पे पुट कर दें 2u/g और इसको लिख दें ux, तो ये हो गया ux 2uy/g, यानी 2ux uy/g। बेटा एक तरीका फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने का ये हो गया। एक तरीका इसी रेंज को लिखने का क्या होता है, u² sin 2 θ/g, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा का टर्म आया होता है। तो रेंज में बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं कि थीटा के बढ़ने पर रेंज भी बढ़ेगी, लेकिन रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब 2 θ 90 डिग्री हो, यानी रेंज मैक्सिमम कब होगी बेटा, जब थीटा 45 डिग्री हो। इसका मतलब अगर हम बॉल को ज़मीन से फेंक रहे हैं, हमने फिक्स कर रखा है, हमें उसे 50 मीटर पर सेकंड से फेंकना है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर फेंकें, तो उस कंडीशन में बेटा हमको अपनी रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या लेना चाहिए, 45 डिग्री। अब बेटा एक चीज़ का और ध्यान दो, रेंज हमें सेम मिलेगी क्योंकि sin 2 θ का टर्म है, अगर हम उसे हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री से फेंकें या कह लें वर्टिकल से 60 डिग्री से फेंकें, ठीक है, क्योंकि 90 माइनस थीटा करोगे तो यहाँ पे अगर 90 माइनस थीटा लिख दिया तो इक्वेशन बन जाएगी 180 माइनस 2 θ, 180 माइनस 2 θ यानी सेकंड क्वाड्रेंट का मामला। तो बेटा ये कंसेप्ट ये ध्यान रखो कि बॉल को हम 30 से फेंकें हॉरिजॉन्टल या 60 से फेंकें वर्टिकल, बात एक ही है, हमें सेम रेंज मिलेगी। या इसी को हम अपोजिट कर दें, हम ये कहें कि हमने 60 से फेंका हॉरिजॉन्टल से और या 30 से फेंका वर्टिकल से, दोनों केसेस में हमें जो रेंज मिलेगी बेटा वो सेम मिलेगी। यानी हम 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से फेंकें या 30 डिग्री वर्टिकल से किसी बॉल को फेंकें, जो रेंज हमें मिलेगी बेटा वो क्या मिलेगी, वो सेम मिलेगी। और वो हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कहा जाए 45 डिग्री पर क्या होगी बेटा, वो मैक्सिमम होगी। बच्चों किसी पॉइंट पर अगर हमें जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़े, बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है कि जैसे बॉल को बल्कि चलो एक काम करते हैं, पहले इसके कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं, हाँ, तब उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। जैसे अगर ux या vx का t के साथ ग्राफ देखो तो वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यानी उस पर कोई फर्क टाइम का नहीं पड़ता। बेटा वर्टिकल वेलोसिटी का टाइम के साथ में ग्राफ अगर देखा जाए तो वो कैसा होगा, वर्टिकल वेलोसिटी का टाइम के साथ में ग्राफ कैसा होगा, वर्टिकल वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, फिर वो घटते हुए जीरो हुई हाईएस्ट पॉइंट पर और फिर वो निगेटिव हो गई। एक्स का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ अगर देखा जाए तो बेटा इसका ग्राफ कैसा होगा, एक्स का डिस्प्लेसमेंट लगातार इंक्रीज ही करता चला जा रहा है, तो वो ऐसे लीनियर ग्राफ होगा। अगर वाई एक्सिस यानी जो वर्टिकल मोशन हो रहा है उसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए टाइम के साथ में, तो वो कैसा होना चाहिए, वाई यानी ज़मीन से जो उसकी ऊंचाई है वो पहले बढ़ती जाएगी और फिर वो घट करके ज़ीरो हो जाएगी जब बॉल वापस ज़मीन पर लौटेगी, तो ठीक है ना। तो वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बेटा आप कैसा बनाओगे, वाई एक्सिस का अगर टी के साथ में ग्राफ देखो तो उसका शेप बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का खुद का पाथ होता है, यानी एक पैराबोलिक नेचर का पाथ, ठीक है। जब आप टेंजेंट खींचोगे यहाँ पे तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी मिलेगी, वाई एक्सिस वेलोसिटी पहले पॉजिटिव फिर ज़ीरो फिर निगेटिव में वो बढ़ती चली जाएगी। बॉल को जब ज़मीन से फेंका जाता है तो जैसे एक फिगर अलग बना लेते हैं, जैसे बॉल को ज़मीन से फेंका गया और बॉल ऐसे पैराबोलिक पाथ लेते हुए वापस ज़मीन पर आई, इस पॉइंट को नाम देते बेटा हम लोग ए, ये पॉइंट यानी हाईएस्ट पॉइंट वाला बी, ये सी, बॉल ऐसे फेंकी गई है,
ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये यहाँ पे ऐसे टकरा रही है आके। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी ए और सी पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, यानी ए और सी पर क्योंकि स्पीड मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी बेटा मिनिमम कहाँ होगी? हाईएस्ट पॉइंट पर होगी। कितने की होगी? हाफ एम यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन बेटा एक चीज़ यह ध्यान रखो कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, ज़ीरो नहीं होती। उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? हाफ एम यू कॉस थीटा का स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ए और सी यानी ज़मीन पर जीरो होती है, लेकिन जैसे जैसे बॉल ज़मीन से उठती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी बेटा मैक्सिमम कहाँ पे होगी? हाईएस्ट पॉइंट पर। कितने की होगी? एम जी इंटू कैपिटल एच। दोनों का टोटल अगर आप किसी भी इंस्टेंट लोगे, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का बेटा अगर आप टोटल किसी भी इंस्टेंट लोगे तो वो कांस्टेंट होगा, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि बेटा जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव नेचर की फोर्स है, तो जब वो लग रही होगी तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ग्राउंड पर, मिनिमम है हाईएस्ट पॉइंट पर। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है ग्राउंड पर, यानी जी इसको मिनिमम भी कह सकते हो, और मैक्सिमम है कहाँ पे? हाईएस्ट पॉइंट पर। लेकिन दोनों का जो टोटल होगा वो किसी भी इंस्टेंट कांस्टेंट होगा। क्लियर? बेटा कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछो, और बेटा वीडियो को पूरा देखो। अभी हम लोगों को आगे बहुत सारे कंसेप्ट को कवर करना है। सपोज हमें किसी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो। किसी बॉल को हम लोगों ने ऐसे यू वेलोसिटी से फेंका है और इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो, तो अगर इस समय पर इसका जो ये एंगल है ये अल्फ़ा है और ये वेलोसिटी है सपोज v, तो बेटा क्या करते हैं? g ऐसे नीचे की तरफ, g का वो कंपोनेंट ढूंढते हैं जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो ये एंगल अल्फ़ा, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा। तो g का कंपोनेंट कौन सा आया इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर? g कॉस अल्फ़ा। तो रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर होता है। बेटा अगर इसमें डाउट हो तो आप जो सर्कुलर मोशन का क्विक रिवीजन सीरीज़ में चैप्टर डाला गया है, आप उससे इस कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। क्विक रिवीजन सीरीज़ वाले प्लेलिस्ट में आप चले जाओ तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स का रिवीजन पड़ा हुआ है, रिवीजन वीडियोस पड़े हुए हैं। तो वहाँ पे बेटा आपने एक फॉर्मूला देखा था रेडियल एक्सेलरेशन को v स्क्वायर बाई आर, तो r को आप कह सकते हो क्या? v स्क्वायर बाई ए आर। तो v स्क्वायर यानी उस इंस्टेंट की स्पीड, रेडियल एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो वो कितना है? g कॉस अल्फ़ा। तो बेटा अगर एग्जामिनर आपसे किसी पॉइंट पर रेडियल एक्सेलरेशन मांग ले तो आप ऐसे निकाल लेना, उस समय की वेलोसिटी निकाल लेना, और उसके बाद एक्सेलेरेशन का यानी ग्रेविटी एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट निकाल लेना, और उसके बाद इस फॉर्मूले को बैठा देना। अगर एग्जामिनर इसी पॉइंट पर आपसे बेटा पूछ ले कि बताओ वहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितने का है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी जी का कॉस कंपोनेंट इधर है तो जी का साइन कंपोनेंट इधर आएगा। तो ये रेडियस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज कर रहा होगा, और बॉल जब ऊपर से नीचे आ रही होगी तो वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसे सपोर्ट करता है। ठीक, तभी तो यहाँ से ऊपर उठते समय वेलोसिटी घटती जाती है वर्टिकल, और उसके बाद जब बॉल नीचे आ रही होती है बेटा वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाती है। क्लियर? कितने समय के बाद, यानी बॉल को फेंके जाने के कितने समय के बाद बॉल अपने खुद के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चल रही होती है? यानी अगर ये पूछा गया कि हमने बॉल को फेंका हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए, और बताओ कितनी देर के बाद वो अपने खुद के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चल रही है। बेटा इस बात का मतलब क्या निकला? ये बॉल को आपने ऐसे फेंका है, ये ऐसे वापस आई, तो ये इसका इनिशियल डायरेक्शन है। तो कितने समय के बाद ये अपने खुद के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चल रही होगी? तो बेटा इसका फॉर्मूला ध्यान रखो, यहाँ से इस जगह तक पहुँचने में कितने का समय लगता है? u अपॉन जी साइन थीटा, यानी कितने का टाइम उसको लगता है वापस या कह लो उस जगह तक आने में जहाँ की उसके और उसके इनिशियल डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो। तो बेटा इसको एक फॉर्मूले की तरह से ध्यान रखो। प्रोजेक्टाइल में
जैसे जो वो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जिसमें कि एक ही ऊंचाई को बॉल ने 2 बार पार किया, एक बार चढ़ते समय एक बार उतरते समय, तो यहाँ से अगर इस जगह तक पहुँचने का टाइम अगर t1 है और यहाँ से इस जगह तक यानी दोबारा उस हाइट पर जब बॉल पहुँची तो उस समय अगर ये टाइम है t2, बेटा t1 t2 का मतलब समझो। t1 क्या है, यहाँ से इस दीवार के टॉप तक पहुँचने में लगने वाला टाइम। t2 क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो दूसरी दीवार है दोनों की ऊंचाई सेम है, वहाँ तक पहुँचने में लगने वाला टाइम। तो बेटा इस हाइट को आप निकाल लेना एक ट्रिक से, एक शॉर्ट फार्मूले से, हाफ जी t1 t2 से। इससे ये जो दीवार है उसकी ऊंचाई तुमको मिल जाएगी। क्लियर? इंक्लाइंड प्लेन, बेटा अगर किसी बॉल को इंक्लाइंड प्लेन के जिसका एंगल बीटा है और यहाँ से ऐसे फेंका और ये जाके टकराती है, मान लो इस जगह पे u वेलोसिटी से फेंका, अल्फ़ा के एंगल से फेंका, मान लो इस पॉइंट को बेटा हम लोग कहते हैं A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। तो बॉल इस कंडीशन में होता क्या है, इसके जब कंपोनेंट तोड़ोगे तो यहाँ पर ये एंगल चूँकि अल्फ़ा माइनस बीटा का हो जाएगा, ये अल्फ़ा माइनस बीटा, तो u का एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा u कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा कितना, u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। और इस कंडीशन में होता ये है कि इसमें g के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे g इधर लग रहा है, ग्रेविटी इधर, तो इस साइड में इसका कॉस कंपोनेंट और इधर उसका साइन कंपोनेंट। तो बेटा यहाँ से इस बॉल को इस जगह तक पहुँचने में कितने का समय लगे, अगर ये पूछ लिया जाए तो 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय g कॉस बीटा। बेटा अभी बताते हैं, अगर इसी बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाए तो क्या करोगे। अब देखो बेटा, अगर ये रेंज पूछा एग्जामिनर ने कि बताओ रेंज ऑन ग्राउंड, तो A से C इसको बोलते हैं रेंज ऑन ग्राउंड। ये कैसे निकाल लोगे, u कॉस अल्फ़ा को इस टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करके, तो ये गैप आ जाएगा। इसमें अगर एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन कितना है, तो बेटा उसको कैसे निकाल लो आप। जब ये गैप आपने निकाल लिया तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC अपॉन A से B, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगा कॉस बीटा। तो यहाँ से क्या इंक्लाइंड प्लेन पर कितने की रेंज हुई वो निकाला जा सकता है, यस, AC अपॉन कॉस बीटा। तो बहुत इजी है, बस आपको उस कंसेप्ट को सही से बैठाना आना चाहिए। अगर बॉल को क्वेश्चन ने ये बोला कि इंक्लाइंड प्लेन पर बेटा आपने ये बीटा एंगल ही है, आपने यहाँ से बॉल को फेंका मेकिंग एंगल अल्फ़ा विद हॉरिजॉन्टल, तो ऊपर से अगर नीचे फेंका है तो और कुछ मत करना, जहाँ जहाँ तुम्हारे पास बेटा इस फॉर्मूले में बीटा है उसे सब्स्टिट्यूट कर देना, किससे, माइनस बीटा से। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा कहीं कोई डाउट होगा तो उस चीज़ को आप लोग उस कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछो, या जो फिज़िक्स मूनशॉट का ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, उसको आप डाउनलोड कर लो। उसमें बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं, उनको भी सॉल्व करो, और उसमें भी चैट बॉक्स है, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलो बेटा अब देखो इसमें क्या होता है, अगर किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करो तो किसी टावर जिसकी ऊंचाई h है उससे अगर तुमने बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो ये ऐसे एक पैराबोलिक पाथ लेते हुए ज़मीन पर आ जाएगी। बेटा इसको नीचे आने में जो समय लगता है ये इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से, यानी बॉल को अगर आपने जिस स्पीड से फेंका उससे इसके नीचे आने में लगने वाले समय का कोई लेना देना नहीं है। तो क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो अगर ये पूछा गया कि बॉल कितना देर में ज़मीन पर आई, तो वो √2h/g, ये वही फार्मूला है। अगर बॉल को सिर्फ ड्रॉप कर दिया गया होता तो भी बॉल बेटा इतनी ही देर में नीचे आती। यानी बेटा यहाँ से एक कंसेप्ट आपको क्या सीखना है कि बॉल को नीचे आने में लगने वाला समय उसके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, आसान है। अच्छा फिर सवाल उठता है बेटा कि इस वेलोसिटी का मतलब क्या रह गया। तो इस जो वेलोसिटी का मतलब है यहाँ से इसको आगे ले जाने में, तो अगर ये डिस्टेंस है d,
तो इस d को आप निकाल लोगे कैसे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी ऐसा नहीं है कि इस हॉरिजॉन्टल इस वेलोसिटी का मतलब ही नहीं है, इसका मतलब है, लेकिन बेटा कहाँ पे मतलब है इसका, जहाँ से बॉल को फेंका गया वहाँ से कितना दूर जाके बॉल गिरी उस पे मतलब है। जहाँ तक बॉल के नीचे आने में लगने वाले समय का सवाल है उसमें इस वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी टावर के टॉप से हम 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंकें या हम बॉल को जस्ट ड्रॉप कर दें, दोनों बॉल ज़मीन पर एक साथ आएंगी, लेकिन जिसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है वो थोड़ा दूर जाके गिरेगी। क्लियर, आसान है ना। अगर हमें किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में निकालना पड़ जाए एंगुलर मोमेंटम, बेटा कई बार का पूछा गया कंसेप्ट है एग्जाम में, तो एंगुलर मोमेंटम जो कि एक रोटेशनल मोशन का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर उसका बहुत एलिमेंट्री यूज़ है। ये बॉल को ऐसे फेंका, यू वेलोसिटी अगेन, एंगल थीटा अगेन, तो बेटा जब बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचती है, अगर उस समय पूछा जाए एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो क्या करना, इस जगह पर एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए मास, वेलोसिटी बेटा कौन सी बचती है, यू कॉस थीटा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये ऐसे ऐसे आप जोड़ोगे तो पोजीशन वेक्टर का काम करेगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा यानी h। जब बॉल वापस ज़मीन पर आती है या कि यहाँ टक्कर मार रही है ऐसे, इस जगह पर अगर एंगुलर मोमेंटम निकालने को बोला जाए तो मास, वेलोसिटी का बेटा कौन सा कंपोनेंट, ये वाला, ये एंगल थीटा, जितना एंगल ऊपर से फेंका गया उतना ही एंगल नीचे पर, तो एम यू साइन थीटा इनटू क्या, रेंज, ये हो जाएगी इस पॉइंट पर बॉल के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, किसके अबाउट, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर बेटा। अगर एग्जामिनर ये बोले कि जैसे हमने किसी बॉल को फेंका ज़मीन से तो ये ऐसे ज़मीन पर आई होती, लेकिन रास्ते में कोई दीवार खड़ी है, ऐसे कोई दीवार खड़ी है, और ये जो कोलिजन है वो इलास्टिक नेचर का कोलिजन है, तो बेटा इसमें क्या काम करो, जितनी दूरी बॉल आगे की तरफ ट्रेवल करती, अगर दीवार ना होती उतनी ही दूरी ये बॉल पीछे की तरफ तय करेगी। इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप ये कह सकते हो कि अगर ये दूरी मान लो 4 मीटर की होती तो ये बॉल यहाँ से पीछे की तरफ 4 मीटर की दूरी पर आके गिरेगी। बेटा ये कोलिजन किस टाइप का है, ये कोलिजन इलास्टिक नेचर का है। ठीक है, तो कंसेप्ट बेटा आप क्या बैठा दोगे कि अगर बॉल जा कर के किसी दीवार पर टकराए, कोलिजन बेटा कैसा हो, इलास्टिक नेचर का हो, तो जो दूरी बॉल अगर दीवार ना रहती तो आगे की तरफ तय करती, वही दूरी बॉल क्या करेगी, पीछे की तरफ तय करेगी। मतलब ये जो डिस्टेंसेस हैं वो सेम होंगे। तो अगर ये कहा जाए कि ये दूरी है पूरी रेंज की, बॉल आके यहाँ गिरी होती, जो दीवार है वो सपोज बेटा d की दूरी पर है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तो क्या ये गैप हमें नहीं पता, ये गैप बेटा पता है कितने का है, r माइनस डी का है ना, तो क्या ये गैप भी निकल आएगा, ये गैप बेटा कितना होना चाहिए, r माइनस डी होना चाहिए। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ बॉल जहाँ से फेंकी गई और बॉल जहाँ के गिरी, तो इनके बीच का फासला, यानी बेटा ये फासला कितने का है, तो निकल आएगा क्या, बड़े आराम से निकल आएगा। ये r माइनस डी है, ये d है, तो d माइनस r माइनस डी दैट इज़ 2d माइनस r, ये है उस पॉइंट की दूरी जहाँ पर कि बॉल गिरेगी, कहाँ से बेटा, जहाँ से बॉल को फेंका गया था वो ये गैप। ठीक है, तो बेटा ये एक छोटा चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन, हम लोगों ने इसको यहाँ पे कंप्लीट किया। बेटा इसके पूरे नोट्स को प्रॉपर बना लो। जो टॉपिक्स आपने बेटा क्विक रिवीजन सीरीज़ में कंप्लीट कर लिए हों उनका आप प्ले स्टोर पर फिजिक्स मूनशॉट का जो ऐप है बेटा उसको ज़रूर डाउनलोड कर लो। उसमें आप देखोगे चैप्टर वाइज बहुत सारे टेस्ट हैं, उन टेस्ट को अपीयर करो, उसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उसको चैट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। बेटा आप टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स मूनशॉट का, उसको भी सब्सक्राइब करके रखो, उसमें भी आपको कई रीडिंग रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशंस वो सब चलते रहते हैं। ठीक है,
तो बेटा इसलिए लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक्स अ लॉट।